आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी के ठीक है पहले चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। रसीदा का सवाल। ठीक है, रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ठीक है, रसीदा नाम की कोई लड़की है जो अखबार पढ़ रही है और उसकी निगाह एक हेडलाइन पर पड़ती है। हेडलाइन क्या थी? 100 साल पहले। तो वो सोचने लगती है कि कोई कैसे 100 साल पहले की बातों को जान सकता है। तो आइए इन्हीं सारी सवालों का जवाब हम इस चैप्टर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कैसे पता लगाएं? ठीक, कैसे पता लगाएं? क्या पता लगाना है भाई हमको? कि यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, सही बात है भाई, कि कल की खबरों को हमें जानना होता है तो हम क्या करते हैं कि समाचार पत्र या रेडियो सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। ठीक, साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। कल की घटनाओं को जानने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कि रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। लेकिन पिछले साल घटनाएं क्या क्या हुई थी उसको जानने के लिए हम किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं, अपने दादाजी से, पिताजी से, मम्मी से या फिर जो भी कोई हमारे घर के बड़े सदस्य हैं, उनसे हम लोग क्या करते हैं कि बातें करते हैं जिसको उस समय की स्मृति हो कि 1 साल पहले क्या हुआ था। तो उस तरह हम 1 साल पहले की बातों को पता कर सकते हैं। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? सवाल यह है कि अगर 100-200 साल पहले की बात हो तो उसे हम कैसे जान सकते हैं? ठीक, तो इन्हीं सारी सवालों को हम इस एनसीईआरटी में, क्लास 6 के एनसीईआरटी में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। अतीत के बारे में हम अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। ठीक, हम आखेटकों, आखेटक मतलब जो शिकार करते हैं, आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों मतलब जो पशुओं का पालन करते हैं, कृषकों, किसानों, शासकों, राजा महाराजाओं, व्यापारियों जो व्यापार करते हैं वस्तुओं से, ठीक, पुरोहितों जो पूजा पाठ कराते हैं, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि हम अतीत के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। ठीक, हम आखेटक, शिकारी, पशुपालक, कृषक, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, वैज्ञानिक, तमाम जानकारियों को हम हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय के बच्चे, ठीक, क्या है कि उस समय के बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन-कौन से गीत गाते थे। इतनी सारी बातों को हम पता कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे पता कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी हमें आगे मिलेगी। आइए देखते हैं कि लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, ये एनसीईआरटी है, इसमें एक सीक्वेंस में जानकारी दी गई है। तो जब भी आपको कोई जिज्ञासा हो रही है तो थोड़ा पेशेंस बना कर रखिए। जब आपके अंदर थोड़ा पेशेंस होगा तो आपको जानकारियाँ एक-एक करके आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं लोग कहाँ रहते थे। बोल रहा है कि मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। अभी हम लगाएँगे, लेकिन आगे देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। बोल रहा है कि कई लाख वर्ष पहले से, मतलब कई लाख वर्ष पहले से लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। किस नदी के तट पर लाखों वर्ष से लोग रह रहे हैं? नर्मदा नदी के तट पर। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से, ठीक है, कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक मतलब जो अपने भोजन को एकत्रित करते हैं या संग्रह जिनका करते हैं, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का, ठीक है, यहीं से संग्रह किया करते थे। कहाँ से संग्रह करते थे? तो जंगलों से संग्रह करते थे। ठीक है, अपने भोजन में वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट मतलब शिकार भी करते थे। ठीक है, बोल रहा है कि लाखों वर्ष पहले जो लोग आए थे वो कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के तट पर। कहाँ रहे? नर्मदा नदी के तट पे रहते थे और वो वहाँ के आसपास के जंगलों से, ठीक, फल, भोजन, जड़ ये सब एकत्रित करके खाते थे। हम अभी देखते हैं अपने घरों में कि जैसे हमें कुछ हल्का-फुल्का बुखार-वुखार या कुछ भी जुकाम-वुखाम होता है तो हम लोग के घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग हम लोग के होते हैं तो क्या बोलते हैं कि कुछ आयुर्वेदिक दवा के बारे में बताते हैं। तो ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिली? वैसे शुरू से परंपरा बनी चली आ रही थी, उसी से हम लोग भी अपने आहार में या अपने दवाइयों में इन सभी नुस्खों का जो है प्रयोग करते हैं।
ठीक, तो आइए अभी हम आपको मानचित्र एक, ये नर्मदा नदी का पता लगाना बोल रहा था यहाँ पे, तो इसके बारे में हम आपको दिखा रहे हैं कि नर्मदा नदी कहाँ है। आइए देखते हैं। पहले ये देखिए, ये है हमारा मैप, और इसमें हमको क्या करना है कि नर्मदा नदी का पता लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक काम देता हूँ कि आप अपनी बुक में इस मैप को खोल लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन पे पूरी नहीं आ रही है, और खुद भी मैप को अभी से देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब आप मैप देखेंगे तो एक इमेज बनती रहती है दिमाग में। बाद में मैप में दिक्कत नहीं होती, नहीं तो बाद में जब बड़े लेवल पर बच्चे आते हैं तो कहते हैं कि ह्यूमैनिटी में सबसे बड़ी दिक्कत मैप की होती है। तो इस कमी को अगर दूर करना है तो आपको अभी से थोड़े थोड़े करके मैप को भी टाइम देना है। तो आइए देखते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ है। ये देखिए, ये रहा नर्मदा नदी, ठीक है, एकदम भारत के मध्य में है नर्मदा नदी। इसी नर्मदा नदी की बात कर रहा था कि इसी नर्मदा नदी के आसपास लाखों वर्ष पहले, 1 लाख वर्ष पहले लोग आए थे और रह रहे थे। ठीक है, नर्मदा नदी का पता लग गया। आइए अब आगे देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। बोल रहा है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। अभी दिखाता हूँ आपको कि सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियाँ किधर हैं, पहले पढ़ लेते हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ की फसल को उपजाना आरंभ किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियाँ हैं, ठीक, इन्हीं के क्षेत्र में, इसी के क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, कब, 8,000 वर्ष पूर्व, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले किस फसल को, गेहूं को तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँवों में रहते थे। कहाँ रहते थे? गाँव में रहते थे। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियाँ किधर है। कहाँ बोल रहा है? उत्तर पश्चिम में। तो आइए देखते हैं। किसी भी मैप को जानने के लिए हमें दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक, तो दिशा क्या होता है? देखिए, ये उत्तर होता है सबसे ऊपर, ठीक है, ये पूर्व होता है, पूर्व, और ये पश्चिम होता है, ठीक, और सबसे नीचे जो है श्रीलंका वाला जो भाग है, ये भाग दक्षिण होता है। ठीक, अब देखिए, आपको उत्तर पश्चिम बोल रहा है, तो उत्तर पश्चिम के बारे में भी कुछ जानकारी दे देते हैं। जैसे ये देखिए, ये उत्तर है, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो इसके बीच में का जो क्षेत्र है ये उत्तर पश्चिम है। इसके बीच का क्षेत्र उत्तर, और पूर्व के बीच का क्षेत्र उत्तर पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बीच का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण और पूर्व के क्षेत्र बीच का क्षेत्र दक्षिण पूर्व होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये है उत्तर, ठीक, ये उत्तर है, और उत्तर पश्चिम में सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों का पता लगाने के लिए हमें बोल रहा था। देखिए, ये रहा सुलेमान और कीर्थर पहाड़ी। इसी के आसपास कब? 8,000 ईसा पूर्व। कब? 8,000 ईसा पूर्व। डेट याद रखिएगा। 8,000 ईसा पूर्व में क्या किए थे स्त्री पुरुष ने? सबसे पहले किस फसल को उगाना प्रारंभ किया? गेहूं। किस फसल को? गेहूं। उसके बाद जौ, और क्या करते थे? वे भेड़ बकरी का पालन भी करते थे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य में भारत में विंध्य की पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। ठीक, उत्तर पूर्व में बोल रहा है गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ठीक, तो आइए दिखाते हैं कि मध्य भारत में, देखिए पहले तो आपको उत्तर भारत में देख लेना है। ये गारो की पहाड़ियाँ यहाँ पे उत्तर भारत में, ठीक, और ये देखिए मध्य भारत में, मध्य भारत में बीच का भारत, ये विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि इन्हीं जो गारो की पहाड़ियाँ और विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर क्या सबसे पहले चावल उपजाया गया था। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। सहायक नदियाँ क्या होती हैं कि जब कई छोटी छोटी नदियाँ आपस में मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं, तो इन छोटी नदियों को क्या बोलते हैं? बड़ी नदी का सहायक नदी बोलते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या दिया है कि बोल भी रहा है इसमें कि सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। ठीक, लगभग 4700 ईसा पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले।
गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ। तो आइए देखते हैं कि ये सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ कहाँ हैं। फिर से उसी मानचित्र का रुख करेंगे हम, और ये देखिए सबसे ऊपर उत्तर पश्चिम में, ठीक, ये रहा सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ ये सब हैं। ये काबुल, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। बोल रहा है कि 4700 ईसा पूर्व, कब, 4700 ईसा पूर्व में इन्हीं नदियों के आसपास क्या लोग अपना क्या किए थे, 4700 ईसा पूर्व में, 4700 ईसा पूर्व में लोग इन्हीं नदियों के किनारे बसना आरंभ किए थे। और बोल रहा था कि गंगा और उसके तटवर्ती, देखिए ये गंगा नदी है, गंगा और उसके तटवर्ती इलाकों में कब बसना प्रारंभ किए थे, तो गंगा और उसके तटवर्ती इलाकों में 2500 ईसा पूर्व में लोग नगरों का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व करके वहाँ पे रहना शुरू किए थे। आइए आगे देखते हैं कि बोल रहा है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। ठीक, बोल रहा है कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता था। बोल रहा है कि गंगा की जो दक्षिण का क्षेत्र था उसे प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, मगध के नाम से। मगध इस समय कहाँ है, बिहार में स्थित है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक, बोल रहा है कि जो मगध के शासक थे वो बहुत शक्तिशाली थे, ठीक, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। और बोल रहा है कि देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। भाई एक राज्य से तो काम चलेगा नहीं, तो अनेक राज्य बनाए गए थे, लेकिन जो मगध था वो शक्तिशाली राज्य था। आइए आगे देखते हैं कि क्या दे रहा है हमें। बोल रहा है कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। यहाँ पर उपमहाद्वीप किसको बोल रहा है, भारत को उपमहाद्वीप बोल रहा है। बोल रहा है कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, मतलब कि भारत के इस छोर से उस छोर तक यात्रा कर रहे थे। और बोल रहा है आगे कि कभी कभी हिमालय जैसे ऊंची पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। भाई उस समय संसाधन तो था नहीं हमारे पास कि हम जैसे नदियों को पार कर सकें, समुद्रों को पार कर सकें, बड़ी बड़ी जहाज़ें नहीं थी उस समय। तो यात्राएं उस समय क्या होती थी, जोखिम भरी होती थी। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, फिर भी असंभव नहीं थी, लोग करते थे। अब असंभव नहीं थी, यहाँ पर एक शेर हम बता रहे हैं आपको कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत है। मन से यदि हार गए तो आप जंग को हार जाएंगे, मन से अगर जीत गए हैं जंग को तो जंग कितनी भी कठिन क्यों ना हो आपको जंग जीतना ही है। वही इन लोगों के लिए भी था कि यात्रा जोखिम भरी होती थी लेकिन असंभव नहीं थी, वे पूरा करते थे। ठीक, आगे बोल रहा है कि अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। आखिर ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते क्यों थे, जरूरी क्या था कि इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, एक जगह रहकर कुछ नहीं हो सकता था इनसे। तो उस प्रश्न का जवाब दे रहा है कि क्यों जाते थे, कि काम की तलाश में या फिर कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया या कोई क्षति हो गई वहाँ पर, तो अपना बसेरा वहाँ से उठाकर दूसरे जगह बसने के लिए लोग जाते थे। आगे बोल रहा है कि कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। ठीक, मान लीजिए कोई राजा दूसरे क्षेत्र पर अधिकार जमाना चाहता है तो युद्ध करने के लिए अपने सैनिकों को भेजता था। ठीक, इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। व्यापारी भी जाते थे, भाई उनके भी सामान को खरीद फरोख्त करना है तो वे भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। यहाँ तक कि देखिए धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। ठीक है, धार्मिक गुरु भी जाया करते थे, धार्मिक गुरु मतलब जो धर्म की शिक्षा देते थे। ठीक, वे भी एक गांव से दूसरे गांव, एक छोर से दूसरे छोर तक जाते थे क्योंकि उन्हें भी अपने धर्म का क्या करना था, प्रचार प्रसार करना था, अपने धर्म को बढ़ावा देना था। तो भी धार्मिक गुरु इसलिए यात्रा करते थे। मतलब हर वर्ग के क्या थे, अपने अपने मायने थे यात्रा करने के। आगे क्या बोल रहा है कि कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। ठीक, कुछ लोग के अंदर ऐसी जिज्ञासा थी कि उन्हें नए नए स्थानों पर जाना पसंद था, वे इसलिए यात्रा करते थे ताकि नए स्थानों की खोज हो सके। इन सभी यात्राओं में लोगों का एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। ठीक, तो जब ये जाते थे एक जगह से दूसरे जगह तो क्या होता था कि वहाँ के लोगों का
विचार ये लेते थे और अपने विचार उन लोगों को देते थे, मतलब विचारों का आदान प्रदान होता था। जैसे मान लीजिए हमारे घर में क्या है, आटा है, ठीक, और हमारे घर में क्या बन रही है, केवल उसकी रोटी बन रही है। हम गए किसी रिश्तेदार के यहाँ, ठीक, वो रोटी पर तेल लगा दिया और तेल लगा कर बोल रहा है कि ये हो गया पराठा, ठीक, तो वहाँ से हमें सीखने को मिला कि ये तो पराठा भी बन जा रहा है। किसी और के यहाँ गए तो वो क्या बोला कि इसे तेल में क्या करो, तल दो, तो वो क्या बन जाएगी, पूड़ी बन जाएगी। तो ऐसे हमें क्या मिला कि खाने के सामानों का भी जैसे हमें ज्ञान होता चला गया कि क्या क्या बन सकता है, वैसे ही लोग अपने विचारों का आदान प्रदान किया करते थे। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, ठीक, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, बोल रहा है कि एक बार फिर से मानचित्र एक को देखें, ठीक, पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। आइए एक बार हम देख लेते हैं मानचित्र को, ताकि हमें पढ़ने में क्या रहेगी, सहूलियत रहेगी। तो ये मानचित्र एक का रुख करते हैं। ये देखिए, ये मानचित्र में ये जो है हिमालय, ठीक, ये पहाड़ी है, ठीक है ना, इन्हीं पहाड़ियों की बात कर रहा है। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है कि जो पर्वत हैं और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, ठीक, प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं, लेकिन लोगों के लिए उस समय इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे कर सकें। फिर वही बात है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सकें, गहरे समुद्रों को भी पार कर दिए। उपमहाद्वीप के बाहर से कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए, ठीक है, मतलब उपमहाद्वीप मतलब भारत से बाहर के भी कुछ लोग आए और यहाँ बसे। लोगों के, ठीक, लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। जो ये लोगों का आदान प्रदान था, ठीक, इससे क्या हुआ कि हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा थी ये समृद्ध हुई, फली बढ़ी, ठीक। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे का विचार अपनाते रहे। अभी आपको मैं बताया हूँ पूड़ी वाला उदाहरण, वही सब दिया है कि इस आवागमन से क्या होता था कि लोग दूसरों के विचारों को जानते थे, अपने विचारों को देते थे। इससे क्या क्या हुआ, संगीत और तमाम भोजन की कई बनाने की विधियों का, नए तरीकों का खोज शुरू हुआ, मतलब नए नए आइटम बने। आगे आगे क्या दे रहा है, देश का नाम, ठीक। अब इसमें हमें पढ़ना है कि हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, जिसे हम भारत कहते हैं, आखिर ये भारत कैसे पड़ा। तो देखिए एनसीईआरटी क्या बोलती है कि अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, ठीक। हम अपने देश को क्या बोलते हैं, भारत या इंडिया। अब बोल रहा है कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अभी हमने सिंधु नदी को देखे थे, ठीक, उसी की बात कर रहा है कि इंडिया किस शब्द से निकला है, इंडस शब्द से, जिसे संस्कृत में क्या बोलते हैं, सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। करना क्या है आपको कि एटलस लेना है और उसमें ईरान और यूनान का पता लगाना है। ये आपके लिए क्या है, HW है, ठीक। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि या प्रदेश को इंडिया कहा था, ठीक। कौन कहा था, ईरानियों और यूनानियों ने। आइए एक बार मैप पर आपको हम समझा देते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए बोल रहा है कि ये जो इधर से यूनानी और ईरानी आए थे, ठीक, ये इस नदी को क्या बोले थे, इंदोस या इंदोस, और इसके इस साइड जो लोग निवास करते थे इस क्षेत्र में, इन्हें क्या बोलते हैं, और सिंधु नदी की जो दूसरे साइड का क्षेत्र था उसे क्या बोले, इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए, लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। कहाँ, उत्तर पश्चिम में, वही सिंधु नदी के करीब। कि इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है 3500 वर्ष पुराने ऋग्वेद में, भरत समूह का, जो भरत कबीला था। बाद में इसके प्रयोग देश के लिए होने लगा। ये जो भरत नाम का उल्लेख था ऋग्वेद में, उसका प्रयोग बाद में भारत के लिए होने लगा, अर्थात उसी के नाम पर क्या पड़ा, हम लोग के भारत का नाम पड़ा। अब देखिए हम ये जान चुके हैं कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। अब यहाँ पर बता रहा है कि अतीत के बारे में हम कैसे जानें। मैंने आपको बोला था कि पेशेंस रखिए, एनसीईआरटी है, सबका जवाब देगी,
लेकिन जहाँ आप चाहेंगे वहाँ आपको नहीं मिलेगा। ठीक, तो बोल रहा है कि अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ठीक, अतीत के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं कि उस समय की लिखी गई पुस्तक को ढूंढें और उसे पढ़ें। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। ठीक, इन पुस्तकों को क्या कहा जाता था? पांडुलिपि। पांडुलिपि क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये हाथों से लिखी जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक, जो लैटिन शब्द है, जिसमें मेनू का अर्थ होता है हाथ से निकला। ठीक, और बोल रहा है आगे कि ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक, ये पांडुलिपियां लिखी कहाँ जाती थी? तो भोज नामक एक पेड़ था, उसकी छाल से विशेष प्रकार का भोजपत्र, मतलब एक प्रकार पेपर बनाया जाता था और उस पर लिखी जाती थी। देखिए नीचे चित्र में आपको एक पांडुलिपि का चित्र दिया गया है जो तार पत्र से बनी है। बोला है कि यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1000 वर्ष पहले। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भोज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते। क्या किया जाता था कि ताड़ के पत्तों को काटकर क्या किया जाता था? उन्हें अलग अलग हिस्सों में एक साथ बांध दिया जाता था और उसी से जो बनती थी, उसी पर हाथ से लिखने के बाद वो क्या बन जाता था? पांडुलिपि बन जाता था। देखिए ये चित्र दिया हुआ है पांडुलिपि का। ऐसे ही पहले क्या होता था? पांडुलिपियाँ बनती थी। ठीक, आइए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। ठीक, भाई वो पत्ती की ही बनती थी, तो इतने सालों तक तो देखते होंगे आप, जब खेत में कुछ फसल आप बोते हैं तो उसकी पत्ती कुछ दिनों बाद ही मिट्टी बन जाती है, सड़ गल जाती है उसी में। तो ये अभी भी बची हुई हैं कुछ, इनमें कुछ को कीड़े खा लिए, कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं। ठीक, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। अभी हमने देखा था कि क्या क्या अतीत के बारे में हम जान सकते हैं, उन सभी प्रकार की जानकारियों का हमें इसमें संग्रह मिलता है पांडुलिपियों में। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। ठीक, ये जो महाकाव्य कविताएं मिलते हैं किन भाषाओं में मिलते हैं? संस्कृत में या अन्य प्राकृत या तमिल भाषाओं में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। जैसे इस समय आम बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या क्या करते हैं? अपनी मातृभाषाओं का प्रयोग करते हैं। किसी की मातृभाषा हिंदी है, किसी की मातृभाषा भोजपुरी है, कोई तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, जो कुछ भी आप बोलते हैं। उस समय के लोग क्या करते थे? प्राकृत भाषा को अपनी मातृभाषा या आम भाषा का प्रयोग करके प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक, आइए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। देखिए भाई, अंतर आपसे पूछता है कि पांडुलिपि और अभिलेख में क्या अंतर है। तो पांडुलिपि क्या है? आपको समझ में आ गया कि जो हाथों से लिखी जाती थी वो किस पर लिखी जाती थी? पेड़ों की छालों पर। ठीक, लेकिन ये अभिलेख क्या होते हैं? ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। मतलब अभिलेख क्या होते हैं? जो धातु या पत्थर जैसे कठोर सतह पर लिखे जाते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं। कभी कभी शासक, ठीक, अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। ठीक है, कोई नई योजनाएं या फिर कोई नया नियम जब राजा महाराजा लाते थे तो ऐसे पत्थरों पर या धातुओं पर उत्कीर्ण करवा कर लिखवा कर उसे चौराहे या किसी सार्वजनिक जगह पर लगा देते थे ताकि लोग उसे देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों, ठीक, की विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। ठीक, ये क्या करते थे? अन्य राजा महाराजाओं ऐसे काम किया करते थे ताकि लोग उनकी बातों को पढ़ सकें, जान सकें और पालन कर सकें। ठीक, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा काम करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? तो ये आप अपनी समझ से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कठोर सतह पर वे क्यों लिखवाते थे और इसे लिखवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी।
अब देखिए इस अभिलेख के बारे में कुछ जानकारी हमें दे रहा है। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर बगल में बोल रहा है कि लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? अफगानिस्तान में एक जगह कंधार, वहाँ से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक ने, ठीक, अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। ठीक, ये अभिलेख किसने बनवाया था, किसके आदेश पर बना था? अशोक। और अशोक के बारे में हमें कब पढ़ना है? चैप्टर 7 में पढ़ना है। ठीक, जब हम कुछ लिखते हैं तब किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक, बोल रहा है कि जब हम कुछ लिखते हैं तो लिपि का प्रयोग करते हैं। जैसे हिंदी लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं? देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। भाषा बोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब कुछ बोलते हैं तो उसमें एक भाषा का प्रयोग करते हैं। कोई भी भाषा हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, मराठी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, कुछ भी हो सकता है। ठीक, यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। इस अभिलेख के बारे में बता रहा है कि जो अफगानिस्तान के कंधार में अशोक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था, उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो यूनानी तथा अरामाइक। ये यूपीएससी में सीधा पूछा गया था। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ने इसे यहीं से उठाकर एकदम सीधा पूछा है कि अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया था। तो कौन सी भाषा थी? यूनानी तथा अरामाइक, जो उस समय उस क्षेत्र में क्या थी? प्रचलित थी। भाई जब हम किसी बात को प्रदर्शित करने जा रहे हैं या अपने विचार को प्रदर्शित करने जा रहे हैं तो उसी भाषा में बोलेंगे जो इस भाषा को सामने वाला समझ सके। तो उसी भाषा में इस अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया गया था जिससे जनता जान सके कि आखिर इस पर लिखा गया क्या है। फिर मतलब ही क्या रह जाएगा ऐसे उत्कीर्ण करवाने का जिससे जनता ही ना समझ सके। जनता के लिए ही बन रहा है और जनता ही ना समझे तो उसका कोई औचित्य नहीं है। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद कौन होते हैं? जो अतीत में जो वस्तुएं बनी थी या जो लिखी गई थी उनका अध्ययन करता है, उसे क्या बोलते हैं? हम पुरातत्वविद बोलते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों, ठीक, का अध्ययन करते हैं और वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। पुरातत्वविद क्या क्या करते हैं कि अध्ययन करते हैं जो सामानें मिली हुई हैं या फिर अन्य सामानों की प्राप्ति के लिए, जैसे हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन, खुदाई भी करते हैं ताकि उस समय के रहन सहन का पता कर सकें। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी होती थी। ऐसे तो कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले थे। ठीक, जो खुदाई करते थे उनमें जो वस्तुएं इन्हें मिलती थी उनमें से बोल रहा है कि कुछ वस्तुएं जो थी धातु की बनी होती थी या पकी मिट्टी की बनी होती थी, जो सालों सालों, हजारों सालों तक नष्ट नहीं होती थी, तो उन्हें इस समय उन चीज़ों की प्राप्ति हुई। आगे बोल रहा है कि पुरातत्वविद, ठीक, जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। बोल रहा है कि पुरातत्वविद और क्या खोजते थे, तो जैसे चिड़ियों, मछलियों की हड्डियाँ जोतते थे। वैसे तो ये इतने सालों बाद बचती नहीं है, ये गल जाती हैं, लेकिन ढूंढने का प्रयास करते थे कि अगर कहीं मिल जाए तो उस समय के रहन सहन का पता लग जाएगा, और मिली भी हैं। ठीक, और क्या खोजते थे? अन्न के दाने। अब भाई अन्न के दाने तो नहीं बचेंगे जल्दी, तो इसके लिए वो क्या करते थे कि लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे या वे जले हुए रूप में बचे रहते थे, तो उससे पता लगाते थे कि ये किस चीज़ की फसल है या किस चीज़ का दाना है। ठीक, ऐसे वो करके अतीत की वस्तुओं से अतीत के रहन सहन के बारे में पता लगाएं। आइए आगे देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? ये आप बताइए कि क्या वे कपड़े के अवशेष पाए होंगे या नहीं पाए होंगे। आगे बोल रहा है कि पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब जो उन्हें छानबीन में वस्तुएं मिलती है उन्हें वो क्या बोलते हैं? स्रोत। तो जिससे हमें जानकारियाँ प्राप्त हो सके उसे क्या बोलेंगे? स्रोत। तो एक माध्यम। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार कौन होते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। ठीक, बोल रहा है कि जब
पुराने स्रोत मिल जाते हैं उस समय के, या अतीत के स्रोत मिल जाते हैं, तो उन्हें पढ़ना बहुत अपने आप में रोचक होता है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ना शुरू करें तो ये तो उस समय के माहौल का, वातावरण का पता चलेगा आपको कि उस समय लोग कैसे रहते थे, उनकी रहन-सहन, जीवन शैली आदि, दिनचर्या कैसी थी। तो आपको उत्सुकता होती है किसी के बारे में जानने की। क्या होती है? उत्सुकता होती है कि हम लोग के पूर्वज कैसे रहा करते थे, आज हम कैसे रहते हैं। तो एक रोचक चीज़ है ये कि जब पुरानी वस्तुओं से क्या करते हैं, हम अध्ययन करते हैं तो एक रोचकता उत्पन्न हो जाती है। उसी के बारे में बता रहा है। आगे बोल रहा है कि अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों को प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयोग करते हैं। और बोल रहा है कि जो इतिहासकार तथा पुरातत्वविद हैं, ये उन जासूसों की तरह हैं जो इन स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करके अतीत की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे किसी एक तरह से बोल लीजिए आप, एक तरह का यह प्रमाण होता है, जैसे जज जिससे अपना फैसला सुनाने में जज को आसानी होती है, वैसे ही लोग क्या करते थे, उन स्रोतों का प्रयोग करके अतीत के रूप में जानने का प्रयास करते थे कि वास्तविकता क्या है। आइए आगे देखते हैं। अब बोल रहा है यहाँ पर हमें कि अतीत एक या अनेक, अर्थात अतीत एक है या अनेक है। अतीत एक ही है या बहुत सारे अतीत हैं। ठीक, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, हमारे अतीत। ठीक, ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। ठीक, क्यों इसे बहुवचन में प्रयोग किया गया है? क्योंकि हर वर्ग के मायने अलग अलग थे। जैसे उदाहरण के लिए दे रहा है कि पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से, तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं। ठीक, उस समय भी देश में अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों के रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक, उस समय के लोग के मायने अलग अलग थे, क्योंकि सबका जीवन एक जैसा नहीं होता है, सबके जीवन में कुछ भिन्नता थी। आज के उदाहरण को दे रहा है कि अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग क्या करते हैं कि अभी भी मछलियाँ पकड़कर उनका शिकार करके, ठीक, फल फूल से संग्रह द्वारा प्राप्त करके अपना भोजन करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? किसानों पर निर्भर रहते हैं जो गाँव में बसते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। मतलब अतीत में भी ऐसा ही कुछ था कि कुछ किसान वर्ग थे, कुछ व्यापारी वर्ग थे, कुछ राजा महाराजा थे, कुछ श्रमिक थे। ठीक, तो हर वर्ग के अलग अलग मायने थे, हर वर्ग अलग अलग जीवन शैली से अपना जीवन व्यतीत करता था। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों द्वारा तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। बोल रहा है कि उस समय के शासक अपनी जो लड़ाइयाँ होती थी उनका लेखा जोखा रखते थे। मतलब आप भी सोचते हैं कि मेरा कोई वैसा जीवन का मोमेंट हो तो उसे मैं कैमरे में कैद करके रखूँ। तो वे लोग भी अपनी जो जीत हार जो कुछ भी होता था उन्हें लिखवा कर लेखा जोखा रखते थे उसका। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते। आप भी देखते हैं इस समय भी कि ये लोग अभी भी लेखा जोखा अपने कार्यों का नहीं रखते हैं, क्योंकि इनकी जीवन शैली होती है ऐसी कि आज पेट भरने के लिए ये कमाते हैं और फिर सुबह वही काम इनको करना है। पुरातत्व की सहायता से हमें जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। देखिए, राजा महाराजाओं के बारे में तो हमें मिल गया, क्योंकि ये सभी क्या करते थे, अपने कामों का लेखा जोखा रखते थे। लेकिन ये जो वर्ग था, मछुआरों, संग्राहक, कृषक का, शिकारी का या पशुपालक का, ये लोग अपने कामों का लेखा जोखा प्रायः नहीं रखते हैं। इसलिए इनके बारे में अभी काफ़ी कुछ जानना हमें बाकी है। काफ़ी कुछ हम जान भी चुके हैं, ठीक, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ों को हम इनके बारे में नहीं जान पाए हैं। आगे हो सकता है कि कुछ वैसे प्रमाण मिले जिससे हम इनके बारे में भी जान सकें और कुछ। अब देखिए, आगे हम तिथियों का मतलब समझते हैं। ठीक, अगर तुमसे कोई तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इस समय 2023 चल रहा है, इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। ठीक, वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। ये जो गणना है कब से की जाती है? तो ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह कौन है? ईसाई धर्म के धर्म प्रवर्तक हैं। अर्थात 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य यह है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से
ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ईसा पूर्व के रूप में मानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, आइए इसके बारे में हम आपको एक बार समझा देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये है समय, ठीक है ना, ये क्या है, समय है। एक बार फिर से, ये क्या है, मान लीजिए समय है, और यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म होता है। ये इसको 0 हम मान लेते हैं। तो इसके बाद जितनी भी तिथियाँ पड़ेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, ईस्वी। ठीक, जैसे 2000 ईस्वी, 3000 ईस्वी, 2023 ईस्वी। ठीक, इसके पहले जो भी तिथियाँ पड़ती थी उन्हें क्या लिखा जाता था, ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे ये दिया है कि इतिहास और तिथियाँ। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को ही अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, BC का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD हिंदी में लिखे ईस्वी लिखे पाते हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक, कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कब हम इस कैलेंडर को अपनाए थे, 200 साल पहले। ठीक है, कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, नॉर्मल सी चीज़ है। इस प्रकार हम लोग का ये चैप्टर खत्म होता है और आप ये एक्सरसाइज करने की कोशिश करिएगा। हालांकि मैं एक बार इस एक्सरसाइज को देख लूँगा, आपको करवाने की कोशिश करूँगा, लेकिन सबसे पहला है कि एक बार वीडियो को अच्छे से देखकर आप इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश जरूर करिएगा। आपका चैप्टर समाप्त हो गया। धन्यवाद।